हेलो डियर व्यूवर्स, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर मधुज फिजियो क्लासेस में। इस चैनल में मैंने अभी तक फिजियोथेरेपी के बेसिक सब्जेक्ट्स के कई टॉपिक्स पे चर्चा किए हुए हैं और मेरे ऑडियंस का मुझे बहुत सारा प्यार मिला है, एनकरेजमेंट मिला है और इसी वजह से मैं आगे भी आपके लिए इस तरीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाली हूँ। और आज का टॉपिक है मसल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फ्रॉम द सब्जेक्ट बायोमैकेनिक्स। हमारे शरीर में बहुत सारे मसल्स हैं। मसल्स यानी मांसपेशियों की मैं बात कर रही हूँ। और अगर हम इनके कैटेगरीज को देखें सो मसल्स को डिवाइड किया जाता है एज स्केलेटल मसल्स, एज स्मूथ मसल्स एंड एज कार्डियक मसल्स। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ह्यूमन स्केलेटल मसल्स के जो भी स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में इंट्रोडक्टरी टॉपिक होगा आज का, और मैं फिर धीरे धीरे पूरे चैप्टर को कवर करूंगी इन डिटेल। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की भी एक सूचना आप तक पहुंच जाए। अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तो आपने मेरा जॉइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रिलेटेड वीडियो तो देखा होगा। कई वीडियोस के सीरीज में मैंने उस चैप्टर को खत्म किया हुआ है। और स्केलेटल मसल्स भी जॉइंट्स की तरह ही हमारे शरीर के मोबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों पर्पस को सॉल्व करते हैं। और हमारे शरीर की जो भी गतिविधियां हम करते हैं, जो भी हमारे शरीर के मूवमेंट्स होते हैं, वो होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज मसल्स एंड द जॉइंट लीवर सिस्टम्स, और ये सारे कंट्रोल होते हैं बाय द नर्वस सिस्टम। सो अगर हम मसल के मोबिलिटी फंक्शन की बात करें तो एक जॉइंट एक्सिस के अराउंड किस तरीके से बोनी लीवर में मूवमेंट प्रोड्यूस होता है उसको कंट्रोल करते हैं ये मसल्स एंड देन दे प्रोवाइड मोबिलिटी। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो कुछ मसल्स होते हैं जो एक जॉइंट को स्टेबिलाइज करते हैं, यानी उनके स्टेबिलिटी फंक्शन से इनका रिलेशन होता है। और जॉइंट सरफेसेस के जो भी एक्स्ट्रा मूवमेंट्स होते हैं उनके रिस्ट्रिक्शन से प्लस आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस के अप्रोक्सीमेशन से मसल्स क्या करते हैं, जॉइंट में स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं। सो इससे हमें यह समझ आता है कि मसल्स में स्टेबिलिटी और मोबिलिटी दोनों तरीके के फंक्शंस को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है और इनकी जरूरत हमें डे टू डे मूवमेंट्स में पड़ती रहती है। और अगर हमारे शरीर के जो मसल्स है उनमें अच्छे से ये स्टेबिलिटी और मोबिलिटी फंक्शन ना काम कर रहा हो सो हमारे शरीर की जो कैपेबिलिटी है एक मूवमेंट प्रोड्यूस करने की या फिर अगेंस्ट ग्रेविटी फंक्शन करने की, ये सब कुछ जो भी पॉसिबल हो रहा है वो पॉसिबल नहीं होगा। आपको क्लोज पैक्ड और लूज पैक्ड पोजीशन के बारे में तो पता ही होगा। इस बारे में आई गेस मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर नहीं पता तो आप एक बार देख लीजिए, वरना आप अपने बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में ये जो स्केलेटल मसल्स हैं ये कुछ फोर्सेस प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे जो भी जॉइंट्स हैं ये क्लोज पैक पोजीशन से लूज पैक पोजीशन या फिर लूज पैक पोजीशन से क्लोज पैक पोजीशन में फ्रीली मूव कर पाए। यानी अगर मैं इस एल्बो जॉइंट का एग्जांपल लेती हूँ सो अगर इसको मैंने फुली एक्सटेंडेड पोजीशन में रखा है, ये हो गया इसका क्लोज पैक पोजीशन। इस पोजीशन से अगर मेरा बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करता है और साथ में ट्राइसेप्स भी अच्छी तरीके से इसेंट्रिकली लेंथन होता है तो इस तरीके से ये अपने लूज पैक पोजीशन में आ सकता है, यानी कि एल्बो की फ्लेक्शन होती है और एल्बो अपने क्लोज पैक पोजीशन से लूज पैक पोजीशन में चला आता है। और फिर ऑपोजिट अगर ट्राइसेप्स ने कॉन्सेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट किया और जो बाइसेप्स है उसने इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों मसल्स की मैं बात कर रही हूँ। कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक क्या होता है ये मैं आगे आपको समझाऊंगी। तो फिर ये एक्सटेंशन की तरफ इस तरीके से जाएगा, यानी कि लूज पैक पोजीशन से ये अब फिर क्लोज पैक पोजीशन ऑफ द जॉइंट्स की तरफ जा रहा है। सो इस तरीके से सिर्फ एल्बो जॉइंट में ही नहीं, हमारे शरीर के अन्य सारे जॉइंट्स में एक जॉइंट को क्लोज पैक पोजीशन से लूज पैक और लूज पैक से क्लोज पैक में लाने के लिए मसल्स के अच्छी तरीके से काम करने की जरूरत होती है। और जब भी एक जॉइंट क्लोज पैक पोजीशन में पहुंच जाता है तो स्टेबिलिटी रोल ऑफ मसल डिक्रीज हो जाता है और वहां पे जो भी लिगामेंट्स और जॉइंट कैप्सूल्स है उस जॉइंट को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो जॉइंट की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने लगता है। लेकिन जब एक जॉइंट लूज पैक पोजीशन में होता है सो मसल में एक स्टेबिलिटी फंक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो भी पैसिव सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स उस दौरान होते हैं वो काफ़ी लैक्स या लूज होते हैं और उनमें जॉइंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है।
और एक मसल में कितनी कैपेसिटी है एक जॉइंट को स्टेबिलिटी या मोबिलिटी प्रोवाइड करने की, ये डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टीज किस तरीके से हैं, उसके बायोमैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से हैं। और इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि मसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो जानते हैं मसल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हमें मसल का एक क्लियर पिक्चर समझना हो तो हमें कुछ डायग्राम्स की मदद लेनी होगी और हमें इस पूरे कंसेप्ट को समझना होगा। मसल में दो तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल, एक होता है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल यानी जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होने की या सिकुड़ने की और फिर लेन देन होने की एक कैपेसिटी हो, और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल इसका ऑपोजिट होता है। तो समझते हैं वन बाय वन। जब भी हम मसल के कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं और कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। अगर हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की बात करें तो एक स्केलेटल मसल में, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं। एक सिंगल मसल, उसमें ही कई फेसिकल्स होते हैं, यानी कि एक ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं जो कि सराउंडेड होते हैं बाय कनेक्टिव टिश्यू। हर मसल फाइबर एक सिंगल मसल सेल होता है जो कि एनक्लोज्ड होता है बाय अ सेल मेम्ब्रेन, जिसको कहा जाता है सार्कोलेमा। और जो भी अरेंजमेंट, नंबर, साइज एंड टाइप ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं, ये हर मसल में अलग होते हैं, लेकिन हर स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। और इसमें एक साइटोप्लाज्म होता है अन्य सेल्स की तरह, जिसको सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। और फिर सार्कोप्लाज्म में दो तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, मायोफिब्रिल जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और नॉन मायोफिब्रिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ, जैसे कि राइबोसोम्स, ग्लाइकोजन, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा, जिनकी जरूरत होती है फॉर सेल मेटाबॉलिज्म। जो मायोफिब्रिल होता है उसमें फिर दो तरीके के फिलामेंट्स होते हैं, थिक एंड थिन। जो थिन मायोफिलामेंट्स होते हैं उनको कहते हैं एक्टिन, थिक मायोफिलामेंट्स को कहते हैं मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन दोनों ही प्रोटीन होते हैं और इन दोनों मायोफिलामेंट्स की एक इंटरैक्शन की जरूरत होती है फॉर मसल कंट्रैक्शन टू हैपन। थिन मायोफिलामेंट्स का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये होते हैं लाइक टू चेन स्ट्रिंग्स ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स, जो कि एक दूसरे के अराउंड जैसे जुड़े हुए होते हैं, इस तरीके से मुड़े हुए होते हैं। और इन थिन मायोफिलामेंट्स में कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं जिनको ट्रोपोनिन कहा जाता है। दो एक्टिन स्ट्रिंग्स के नॉचेस में ये इस तरीके से होते हैं। और फिर एक प्रोटीन होता है ट्रोपोमायोसिन, जो कि हर ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल से अटैच होता है। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स के बाइंडिंग में एक बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। अगर हम थिक मायोफिलामेंट्स यानी मायोसिन फिलामेंट्स की बात करें तो देखिए ये कंपोज होते हैं बाय लार्ज मायोसिन मॉलिक्यूल, जो कि अरेंज होते हैं टू फॉर्म अ लॉन्ग मॉलिक्यूलर फिलामेंट। और ये मायोफिलामेंट फॉर्म होते हैं बाय मायोसिन मॉलिक्यूल्स, इक्वल डायमीटर के नहीं होते और बीच में ये काफी वाइडर होते हैं। हर मायोसिन मॉलिक्यूल का एक ग्लोबुलर एनलार्ज्ड पोर्शन होता है जिसको हेड कहा जाता है या हेड ग्रुप कहा जाता है। इनमें ये कैपेसिटी होती है ये कि ये मूव करे, स्विvel अराउंड करे एंड ये एक्टिन के जो बाइंडिंग साइट्स है उधर जाकर मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में एक बहुत ही क्रिटिकल रोल अदा करते हैं। अगर पूरे मायोफिब्रिल को हम माइक्रोस्कोप के अंदर व्यू करें तो यहाँ पे कुछ थिक और थिन मायोफिलामेंट्स दिखते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको कहा है, थिक को मायोसिन कहा जाता है, थिन को एक्टिन कहा जाता है। और इसकी वजह से जो स्केलेटल मसल्स है उनका एक डिस्टिंक्टिव स्ट्रिप्ड पैटर्न होता है जिसको कहा जाता है स्ट्राइडेड अपीयरेंस, इसीलिए स्केलेटल मसल्स को स्ट्राइडेड मसल्स भी कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझ आ गया होगा कि एक्टिन क्या है, मायोसिन क्या है, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कैसे वहां पे मौजूद होता है और स्ट्राइडेड मसल्स क्यों कहा जाता है स्केलेटल मसल्स को। इन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के अलावा कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं मसल्स में। फॉर एग्जाम्पल इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो कि एक स्ट्रक्चरल स्कैफोल्ड प्रोवाइड करते हैं फॉर द मसल फाइबर्स। कुछ और प्रोटीन जैसे डेस्मिन मौजूद होते हैं जो कि मसल फाइबर के अलोंग जो भी फोर्स ट्रांसमिशन होता है उसमें मदद करते हैं। एक मसल फाइबर से दूसरे मसल फाइबर में जब फोर्स को ट्रांसमिट होना होता है, डेस्मिन की काफी जरूरत होती है। तीसरा प्रोटीन होता है टाइटिन, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन मेंटेनिंग द पोजीशन ऑफ थिक फिलामेंट्स, यानी मायोसिन की पोजीशन को मेंटेन करने में मसल कंट्रैक्शन के दौरान और पैसिव टेंशन के डेवलपमेंट में टाइटिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है।
टाइटिन एक काफ़ी लार्ज प्रोटीन होता है जो कि अटैच होता है अलोंग द थिक फिलामेंट या मायोसिन फिलामेंट, और इसके गैप में मौजूद होता है फ्रॉम द थिक फिलामेंट टू द जेड लाइन्स। सो उम्मीद करती हूँ आपको एलिमेंट्स ऑफ द मसल स्ट्रक्चर के बारे में समझ आ गया होगा, कैसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, कैसे नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स या स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, और किस तरीके से वो क्या क्या रोल अदा करते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ अ मसल के बारे में। आगे आपको इससे ये समझ आएगा कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है और फिर किस किस तरीके के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। स्टे ट्यून टू माय चैनल। इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए। चैनल के सारे प्लेलिस्ट को आप चेक कीजिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपके काम जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।